गुड मॉर्निंग क्लास 9th। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम एटम्स से स्टार्ट करेंगे। एटम्स क्या हैं, कैसे कैसे इनकी जो एंशियंट हिस्ट्री है वो क्या रही है उसके बारे में। ठीक है, देखिए, एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की मैंने आपको डेफिनेशन पहले बता दी है कि ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो, रखने पर जगह गिरे। तो भाई एंशियंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर क्या बोलते हैं, फिलोसफर मतलब दार्शनिक। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि कि जो ये एटम्स है या फिर जो भी हमारे पास मैटर है वो एक ऐसी चीज़ से मिलके बना हुआ है, एक ऐसी छोटी से छोटी चीज़ से मिलके बना हुआ है जो कि हमारे लिए अननोन है और हम उसको देख भी नहीं सकते। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। ठीक है, जो डिविजिबिलिटी यानी कि डिवाइड करने वाला जो आइडिया था वो कब आया था, अराउंड 500 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट 500, क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले इंडिया में आया था। ठीक है, an Indian philosopher Maharshi Kanath postulated that if we go on dividing matter we shall get smaller and smaller particles. Ultimately a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. He named these particles परमाणु। अपने जो इंडियन साइंटिस्ट हैं महर्षि कनाथ, उन्होंने बताया अगर हम किसी भी मैटर को या फिर पार्टिकल को डिवाइड करते जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके बाद उसका डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, जो अनडिविजिबल, ठीक है, अनडिविजिबल जो पार्टिकल है उसका नाम दिया परमाणु। परमाणु हम बोलते हैं। अनदर इंडियन फिलोसफर पादुका कात्यामा एलाबोरेट दिस डॉक्ट्राइन। जो पाकुदा जो कात्यायन थे उन्होंने इस चीज़ को आगे और बताया दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। कि जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं जो हमें नई चीज़ें देते हैं। ठीक है, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में कहानी जैसा आप इनको सुन लीजिए। अराउंड द सेम एरा मीन्स एक युग समझ लीजिए, उस युग के टाइम अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, देखिए सेम थ्योरी इंडियन थ्योरी जैसा, अब स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। सेम बात उन्होंने बोली कि हम डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस ने, भाई हम किसी मैटर को डिवाइड करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो डिवाइड ही नहीं होगा। तो डेमोक्राइटस ने इनको हम क्या नाम दिया, एटम्स, जिसका मतलब क्या होता है इनडिविजिबल, जिसको हम और डिवाइड ना कर सकें। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू। ये सारी की सारी क्या थी, केवल थ्योरी थी, लेकिन इनका कोई एक्सपेरिमेंटल थ्योरी हमारे पास नहीं थी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। और साइंस क्या मांगता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। बस उनकी ये क्या थी, उनकी थ्योरीज थी बस। आगे, बाय द एंड ऑफ 18th century साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड। 18th century के एंड पे साइंटिस्ट ने पता कर लिया एलिमेंट्स और कंपाउंड की भाई अलग अलग चीज़ें। ठीक है, ये डिफरेंट रेशियो में आपस में जुड़ते हैं। एंटोनी एल लेविशनर laid द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो ए एल लेविशनर नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने 2 थ्योरी थी केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो हम उनके बारे में पढ़ने वाले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो ये एक्टिविटी है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें केवल ये दिखाया गया है कि आप इन जो आपको 1 2 3 करके जो केमिकल्स इनको आपस में मिक्स करें, पहले अलग अलग रखें किसी बॉटल के अंदर, फिर इनको आपस में मिक्स कर दें, जो आपका मास है वो मास उतना ही रहेगा। यानी कि पहले 1.25 ग्राम और बाद में 1.43 ग्राम जो अलग अलग रखा होता, मिक्स करने के बाद ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर के जो भी इनका सम आएगा वो उनका मास हो जाएगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है जो मास है किसी भी चीज़ का, किसी भी मैटर का, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास है हम उसको ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने 7 ग्राम हमने किसी भी चीज़ की यूज़ किए हैं तो प्रोडक्ट में भी उसके हमें 7 ग्राम देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ए हमने 2 ग्राम लिया और बी हमने कितना लिया 3 ग्राम्स, तो प्रोडक्ट में टोटल कितना होना चाहिए 2 + 3 यानी कि 5 ग्राम्स होना चाहिए। तो ए बी का जो मास आना चाहिए वो 5 ग्राम्स आना चाहिए, और यही आपका क्या बोलता है, लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ मास का यही बोलता है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, देखिए आपको सिंपली बता देता हूँ, इसमें जो क्या होता है एटम्स जो होते हैं आपस में फिक्स रेशियोज़ में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करें और हाइड्रोजन की बात करें, जब आपस में जुड़ते हैं तो H2O फॉर्म करते हैं, ठीक, यानी कि 2 एटम तो हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, यानी कि H2O। तो 2 किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, H के लिए, तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अगर हम मास निकालें, एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का हो जाएगा यहाँ पे 1, कैसे होगा मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन का वैसे 2 है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, तो टोटल 2 हुआ, 2 रेशियो। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 8, तो 2 का कितना होगा 8 + 8 16, तो 2 रेशियो 16। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1 रेशियो
कितना आ गया, 8 आ गया। तो इससे हमें पता लगता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो 1:8 की फॉर्म में आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स रेशियोज़ में जुड़ना क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं कोई 3 जुड़ गया, कोई 5, कोई 6 अपनी मर्जी से, नहीं। ये अपने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग के जो रेशियोज़ बनते हैं उसी रेशियोज़ में आपस में ये जुड़ते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये थ्योरी है, देखिए क्या है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय द मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल एलिमेंट है कोई भी, उसमें जो केमिकल जो प्रेजेंट, एलिमेंट जो प्रेजेंट है सब्सटेंस में, वो डेफिनेट प्रोपोर्शंस में होते हैं मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा आप किसी का भी निकाल लें, NH3 में फिक्स रहेगा, H2O में फिक्स रहेगा, CO2 में भी फिक्स रहेगा। आपको क्या करना है, दोनों का मास निकालना है। जैसे कार्बन की बात करते हो, आप कार्बन का मास निकालें पहले, फिर ऑक्सीजन का मास निकालें। मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपने सीखा हो तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आप क्या करें, आपस में ऐड करें, तो आपका क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर वेट यानी कि मॉलिकुलर मास निकल के आ जाएगा। फिर उनको आप रेशियो में रखें, फिर आप मास को, जैसे मैथ्स में आप मास को सॉल्व करते हैं ना, रेशियोज़ को आपस में कट करके सेम टेबल से, वैसे करें, आपका जो मास निकल के आएगा अगली बार उसी मास में आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेट प्रोपोर्शंस की जो थ्योरी है, ये हो गई। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय साइंटिस्ट वॉज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉस। अब साइंटिस्ट को देखिए अगली प्रॉब्लम क्या आई कि इनके अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स दें। ज़्यादा जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, 1-2 चीज़ें हम जानते थे। तो फिर आते हैं हमारे एक ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन। उन्होंने एक बेसिक सी थ्योरी बताई डिविजिबिलिटी के बारे में, एटम्स के जुड़ने के बारे में। ठीक है, डाल्टन की, जिसको बोला गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और उन्होंने इसके बारे में कुछ रूल्स भी दिए। कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया, डेफिनेट प्रोपोर्शंस के भी बारे में बताया, दोनों रूल्स को बताया। अब डाल्टन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एक पुअर वीवर की फैमिली से थे बेचारे, जिनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में 1766 में। वे एक स्कूल के टीचर हुआ करते थे। फिर इन्होंने क्या करा, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाया इन्होंने। धीरे धीरे फिर अपनी लाइफ स्पैन में इनको प्रैक्टिकल्स करे, और प्रैक्टिकल्स को अपनी थ्योरीज में बना दिया। अब उन थ्योरीज को आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो डाल्टन की थ्योरी है वो एटॉमिक मास को लेकर के, या फिर आपस में एटम्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, ठीक है, इनके बारे में है। तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दी, यानी कुछ बातें बताई। तो पहली जो चीज़ क्या कहती है, ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने, जिन्हें हम एटम बोलते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस में जुड़ते हैं। ठीक है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ये सबने बताया, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स हैं, आप उनको ना तो बना सकते हैं ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि एटम का आगे और डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। किसी भी मैटर को आप डिवाइड करते जाएं, लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी जो आगे डिविजिबल नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, केमिकल्स में। अब एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं, ऑक्सीजन को हमने डिवाइड, ऑक्सीजन के एटम्स के हम बात करें, एक ऑक्सीजन का एटम दूसरा ऑक्सीजन का एटम, वो दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। मास भी सेम रहेगा, क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट 16 होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ऑक्सीजन की दोनों की सेम होंगी, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन और वो भी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात करें H2O में, तो पहला H और दूसरा H दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट एटम है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो उनके डिफरेंट एटमिक मास होते हैं। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ये क्या करते हैं, स्मॉल होल नंबर में जुड़ते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। फिर द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर है, या फिर कुल मिलाकर भी ध्यान रखें, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में ही जुड़ेंगे। अगर वाटर का फॉर्मूला H2O है तो वो H2O ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। कई बार आप देख लेते हैं ट्वाइस H2O लिख रहा है, अगर ट्वाइस H2O को अभी आप रेशियोज़ अगर निकालेंगे तो वो भी 1 और 8 का रेशियो वहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, आप जब हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन की बात नहीं चल रही। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन अरेंजमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, ये जो केमिकल्स हैं इनको आपस में, दो केमिकल को जोड़ा गया, जो प्रोडक्ट बनाए, तो
जब रिएक्शन करने से पहले जो मास था वही मास रिएक्शन के बाद होना चाहिए, प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो उसका मास आप उसके नीचे लिखें जो था 5.3 ग्राम्स। फिर था एसिटिक एसिड जिसका मास कितना था 6 ग्राम्स, आप यहाँ लिखें। फिर एरो बनाएं। फिर सोडियम एसीटेट का मास जो भी था, ऐसे ही क्या था कार्बन डाइऑक्साइड का मास और वाटर का मास। अब सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड को ऐड करें। सोडियम कार्बोनेट था 5.3 प्लस 6, 5.3 अगर 6 आप करेंगे, 6 + 5 कितना हुआ 11.3, 11.3 ग्राम आना चाहिए, क्योंकि यही इतना ही मास हमने यूज़ में लिया है। भाई 2 चम्मच चीनी लेंगे तो 2 चम्मच चीनी लाएगी मिठास होगी आपकी चीज़ों में, ठीक है। तो आपने 5.3 को 6 से ऐड किया तो क्या है आपका 11.3 ग्राम। अब इतना ही है आपको एरो के बाद सोडियम एसिडेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों को अगर मास ऐड करें तो इतना ही आपको आना चाहिए। देखिए ऐड करते हैं 2.2 + 8.2 + 0.9, आप इनको ऐड करें तो क्या आएगा 11.3 ही निकल के आएगा। तो ये जो है इन पॉस्टुलेट्स को फॉलो करती हैं, यानी कि जो मास कंजर्वेशन वाला लॉ है इसको फॉलो कर रही है। अब है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1/8, ठीक है, ये हमने पहले सीखा। बाय द मास टू फॉर्म वाटर, ठीक है। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए ये कहना चाह रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो किस रेशियो में जुड़ते हैं 1/8। अब हमारे पास 3 ग्राम कितने हैं हाइड्रोजन है, तो उनको जुड़ने के लिए कितना मास चाहिए होगा ऑक्सीजन का। देखिए एक हाइड्रोजन से जुड़े तो हमारे पास 8 ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन से जुड़ेंगे तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 16, ठीक। एक हाइड्रोजन पे 8 है तो 2 पे कितने होंगे 16 होंगे, ऐसे 3 पे कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए 24 ग्राम। वापस से बता देता हूँ, अब यहाँ सवाल में ही अब इसका आंसर है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लिख रहा है 1 is for हाइड्रोजन एंड 8 is for ऑक्सीजन। अब आपको ये 3 ग्राम हाइड्रोजन जोड़ने हैं, ठीक है। अब देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन पे कितना है 8, 2 ग्राम हाइड्रोजन पे कितना होगा 8 + 8 16, फिर 3 ग्राम हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा 8 + 8 + 8 यानी 24, यानी कि 24 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए। अब विच पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पूछ रहे हैं। और विच पॉस्टुलेट ये आप कर सकते हैं अपने डेफिनेट प्रोपोर्शन, देखिए 2 अलग थ्योरी ऊपर देख के। अब हम पढ़ते हैं एटम के बारे में, व्हाट इज़ एटम, ठीक है, कि भाई एटम क्या है उसके बारे में। और फिर है हाउ बिग आर एटम, ठीक है। देखिए एटम्स क्या हैं, सबसे छोटा अनडिविजिबल पार्टिकल हमने जान लिया, तो इसको तो हम ना पढ़ के हम देखते हैं हाउ बिग आर एटम। देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अमेज कर देगा, हाउ बिग आर एटम्स। हमने सोचा तो कि भाई कितना बड़ा होता है, अब ऐसा एटम्स का जो साइज़ है इतना छोटा कि हम देख ही नहीं सकते। अब थोड़ा सा इससे छोटा और सोचें कि हम इट इज़ द बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, ये हमारी सोच से भी परे है, हम सोच ही नहीं सकते कि एटम का साइज़ कितना छोटा हो सकता है, ठीक है। एटम की जो रेडियस है 1/10⁹ मीटर है, इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। एटमिक रेडियस जो मेज़र करें नैनोमीटर्स में क्या है 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। तो इससे हमें पता लगता है कि जो एटम्स का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। आपको केवल ये लर्न करनी है, रेडी मतलब सिंगुलर, रेडियस प्लूरल होता है, रेडी मतलब सिंगुलर। ये जो रेडी है ये सारी रेडीज हैं एटम की, हाइड्रोजन की, वाटर की, हेमोग्लोबिन अपने ब्लड में होता है, ग्रेन ऑफ सैंड, एंट, चींटियां और पीपल, इनकी सबकी रेडीज लिखी हुई है, आप लर्न कर लें बस सिंपली, तो आपको पता लगे एटम्स का जो साइज़ है बहुत छोटा होता है। आगे ये जो है एन इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की सरफेस इमेज ऐसी होती है, यानी कि बहुत छोटा है। जब उसको डिवाइड कर दिया गया बहुत बारी जो इमेज ली गई तो ऐसी इमेज की इमेज मिली। अब व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखिए सिंबल्स की हमें नीड क्यों होती है। अब मान लीजिए हमें हाइड्रोजन वर्ड यूज़ करना है, बार बार किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन केमिकल, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट, जिंक वगैरह, तो बहुत बड़े बड़े केमिकल्स के नेम होते हैं, ग्लूकोज, तो बार बार उन नेम्स को हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो उनके लिए छोटे छोटे सिंबल्स बनाए जाते हैं। तो सिंबल्स क्या है, देखिए पहले जो यूज़ किए जाते थे सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स एज प्रपोज बाय डाल्टन ने बताए थे। अब इनको हम यूज़ नहीं करते, हाइड्रोजन के, कार्बन, ऑक्सीजन दिख रहा है, पहले हम इनको ऐसे यूज़ करते थे डाल्टन के टाइम में, लेकिन अब ये सिंबल्स यूज़ नहीं किए जाते। अब इनके जगह जो साइन जो इनका हाइड्रोजन के लिए जैसे H वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब है
In the beginning, the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. For example, name the copper was taken for Cyprus. शुरुआत में क्या था, जब एलिमेंट की डिस्कवरी हो रही थी तो उनका नाम किस पे दिया गया, जहाँ पे उनकी डिस्कवरी हुई. जैसे कॉपर को किस नाम से निकला, साइप्रस से. सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर, कुछ कलर से निकले. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो. ठीक है, गोल्ड को इंग्लिश से लिया गया. नाउ डेज IUPAC की फुल फॉर्म आप याद कर लें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ना. आजकल ये IUPAC की संस्था है जो केमिकल्स के नेम को सजेस्ट करते हैं. ये कैसे होते हैं आप 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा. IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है मैं आपको, आप जब 10th क्लास में आएंगे तब आपको सिखाया जाएगा. आजकल IUPAC की संस्था है जो इन केमिकल्स के नेम को वेरीफाई करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, जैसे कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम सिंगल वर्ड से डिनोट कर रहे हैं वो हमेशा कैपिटल्स में आएगा. हाइड्रोजन को हम एच से डिनोट कर रहे हैं तो एच कैसे आएगा, कैपिटल लेटर में. अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा मेटल है या फिर ऐसा एलिमेंट है जो दोनों ही ए से स्टार्ट हो रहे हो. ठीक है, अभी पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम जो स्टार्ट हो रहा है इसकी स्पेलिंग ALUMINIUM. तो उसमें एल्यूमिनियम को लिखने के लिए हमें फर्स्ट लेटर तो ए करना पड़ेगा जिसको कैपिटल, जो सेकंड लेटर लिखा जाएगा वो शॉर्ट लिखा जाएगा AL. ठीक है ना, L शॉर्ट होगा, नॉट AL, नॉट कौन सा वाला कैपिटल A और कैपिटल L नहीं आएगा, कैपिटल A स्मॉल L आएगा. ठीक है, अब पहला तो हो गया, जब सिंगल नेम से हो तो कैपिटल ही आएगा, जब किसी एलिमेंट का नाम 2 लेटर्स में हो. ठीक है, तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा शॉर्ट हो जाएगा. अब तीसरा, जिनके दोनों के ही एक जैसे इंग्लिश लेटर्स से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कोबाल्ट और कार्बन. ठीक है, कोबाल्ट और कार्बन में क्या है, इसमें कार्बन का एग्जांपल दिया नहीं हुआ है, दोनों ही सी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन सी नाम केवल एक ही एटम कंटेन करेगा जो कि कार्बन का है सी. कोबाल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोबाल्ट के लिए आप सी लिख देंगे तो दोनों ही जैसे हो जाएंगे. तो कोबाल्ट का हमें नेम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CO करना पड़ेगा, और सेकंड लेटर आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा. ठीक है, और जो कैपिटल लेटर C और कैपिटल लेटर O, CO, ये कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर कैपिटल C और कैपिटल O लिखा मिले तो आप इसको कोबाल्ट ना समझे, वो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत जहरीली गैस है. अगर कैपिटल C और स्मॉल O लिखा मिले तो आप समझिए कोबाल्ट है, और केवल C लिखा मिले तो वो कार्बन है. तो इस प्रकार के कुछ नाम लिखे जाते हैं. आप देख सकते हैं एलिमेंट्स और उनके नेम, एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम. ठीक है, अब देखिए बोरॉन और बेरियम दोनों B से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक को तो BA कर दिया गया, दूसरे को क्या कर दिया, B. ब्रोमाइन, उसको BR कर दिया गया. ऐसे ही कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, देखिए सब C से स्टार्ट हो रहे हैं, किसी को CA बोल रहे हैं, किसी को C तो किसी को CL. कोबाल्ट कैपिटल C और स्मॉल O. ठीक है, इस प्रकार से इनके नाम दिए गए हैं. आप इनको देख लें, नाम को याद कर लें, और अगला जो एटॉमिक मास है यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक मास में कैसे करें. ठीक है, अभी आप इतना इसको याद करें. थैंक यू.